हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल भारद्वाज। और भैया आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि भैया आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन कि भैया मोशन क्या है हमारा। और ये हमारा फिजिक्स का पहले चैप्टर है क्लास 9 का। तो एंजॉय करिए वीडियो को। एक्चुअली मोशन का मतलब है कोई भी चीज़ चल रही है, गति कर रही है, वो क्या है? मोशन है। मतलब मूवमेंट, किसी भी प्रकार का मूवमेंट है किसी चीज़ में, तो वो क्या एक प्रकार का मोशन है। तो समझते हैं, देखिए मोशन क्या चीज़ है। देखिए मोशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है। मोशन का एक्चुअली मीनिंग है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पता कैसे चलेगा कि भाई मोशन में है। तो मोशन का मतलब ये नहीं होता केवल कि एक्सीलेट ही कर रही है वो चीज़, एक्सीलेशन में है मतलब चल ही रही है। मोशन का मतलब ये भी, मान लो कोई एक पेड़ है, पौधा है, तो वो तो अपनी जगह पर है, तो वो किस प्रकार मोशन कर सकता है? तो वो क्या करेगा? वो भाई अगर मान लो हमारे पास एक ट्री है, तो ट्री क्या कर रहा होगा? ट्री ग्रो करेगा ना। ट्री की ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है, तो वो मोशन है। हमारी हाइट बढ़ रही है, मोशन है। हम चल रहे हैं, मोशन है। हम उड़ रहे हैं, मोशन है। ठीक है, तो मोशन एक्चुअली क्या है? एक प्रकार का मूवमेंट, गति को हम क्या बोलते हैं? मोशन। तो मोशन क्या क्या हो सकता है? ग्रोथ हो सकती है, फ्लाई, उड़ना हो सकता है, चलना मोशन हो सकता है। तो अच्छा भाई, जो मोशन को जो नीड होती है वो किस चीज़ की होती है? मोशन के लिए, मोशन के लिए जो नीड होती है बेसिकली वो एनर्जी की नीड होती है। अच्छा, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके पास तो खुद की एनर्जी है भाई। जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं उनके पास क्या है? उनकी ओन एनर्जी है। तो उनके पास खुद की एनर्जी है, तो खुद की एनर्जी से क्या कर सकते हैं? वे मोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कार, बाइसिकल, फैन, इन सब का क्या? ये किस तरह से मूव कर रहे होंगे? तो ये मूव कर रहे होंगे दूसरे की एनर्जी का यूज़ करके। दूसरे की एनर्जी मतलब किसी दूसरे सोर्स से एनर्जी लेंगे और मोशन करेंगे। तो नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? दूसरे से एनर्जी लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो अगर हम मोशन को एक सेंटेंस में कहना चाहे तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि मोशन क्या है? एक्चुअली मोशन क्या है देख लेते हैं। तो एनी बॉडी, कोई भी हमारी बॉडी है, वो मोशन में कब कहलाएगी? तो एनी बॉडी इज मोशन व्हेन इट्स चेंज इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को अपने सराउंडिंग और टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रही है? वो चेंज कर रही है, तो वो क्या है? मोशन में है। मान लो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पर किसी की हाइट यहाँ पर थी, समय के साथ साथ क्या हुआ? वो हाइट यहाँ पर आ गई। तो क्या हुआ? उस ऑब्जेक्ट ने, उस बॉडी ने अपनी हाइट को क्या करा? चेंज करा। किसके रेस्पेक्ट में? अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर पोजीशन में, पहले पोजीशन यहाँ पर थी और पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या? एक्चुअली वो मोशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि मोशन एक्चुअली है क्या। तो देखिए, आपको मोशन तो समझ में आ चुका कि मोशन क्या है, कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या है? वो मोशन में है। लेकिन भाई बात आती है रेस्ट की। वो तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में कब होगा? सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा मोशन है और रेस्ट है, ये अगर कॉन्सेप्चुअली देखें हम तो सेम ही है। अब आप बोलोगे भाई सेम कैसे हैं? मोशन का मतलब है चल रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, और रेस्ट का मतलब है रुका हुआ है, तो सेम कैसे हो सकते हैं? तो अच्छा ये बताइए, तो आप एक बार बताइए, मान लो हम अर्थ पर हैं, दो व्यक्ति अर्थ पर हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, मान लेते हैं हम एक ए है, ये अर्थ है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो अभी क्या है? दोनों रुके हुए हैं। ठीक है, रुके हुए हैं ना दोनों। तो ए के लिए बी क्या होगा? रेस्ट पर होगा, और बी के लिए किस चीज़ पर होगा? वो भी रेस्ट पर होगा। लेकिन सपोज करो ये तो अर्थ है और ये मून है। अब जो बी, ये बी क्या है? हम बी को मून पर भेज देते हैं भाई थोड़ी देर के लिए, तो बी क्या, वो मून पर चला गया, और अर्थ पर कौन है? बी, ए है। और दोनों ही
अर्थ अर्थ के रेस्पेक्ट में तो ए रुका हुआ है, और बी जो बी है वो मून पर रुका हुआ है, मतलब ए जहाँ पर है, मतलब जो ए है वो भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू अर्थ, और जो बी है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विद रेस्पेक्ट टू मून। ठीक है, दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, बी मून पर है और ए कहाँ पर है, ए है अर्थ पर। तो अब देखते हैं भैया क्या होता है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले भाई दोनों अर्थ पर थे, तो क्या था, दोनों ही रेस्ट पर थे। ये तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है, रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, तो क्या होगा, अभी ए तो अपने पॉइंट पर ही है, लेकिन बी कहाँ है, बी मून पर है, और मून कहाँ है, मून चक्कर लगा रहा है किसके, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तो क्या होगा, वो ए के लिए मून क्या है, मोशन में है, और मून अगर मोशन में है तो बी भी तो भाई मोशन में होगा ए के लिए। क्योंकि जो बी है हमारा, बी कहाँ पर है, ये भी हमारा मून पर है, और जो मून है वो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो बी क्या हुआ, बी जो है ए के लिए क्या हुआ, वो मोशन में होगा। लेकिन अगर ए भी हमारा मून पर ही पहुंच जाए तो अब बी जो होगा वो ए के लिए क्या होगा, वो रेस्ट में होगा। तो हमें यहाँ से क्या बात पता चली कि भाई मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है। सो वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। सो हमें क्या होगा, मोशन को और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की नीड होगी। मतलब डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि भाई ये ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। हमें फ्रेम की आवश्यकता होगी, फ्रेम, एक रेफरेंस पॉइंट की। देखना पड़ेगा भाई कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। सो भाई, तो इससे हमारा एक कंक्लूजन और निकलता है कि इसका मतलब यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग एक्चुअली रेस्ट में है ही नहीं। देखिए आप, रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों होगा भाई, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट रेस्ट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं करता है तो वो किस चीज़ में है, वो रेस्ट में है। लेकिन भाई यूनिवर्स में प्लैनेट क्या घूम रहे हैं एक दूसरे के चारों तरफ। तो अर्थ पर जितनी भी चीज़ें, मान लो अर्थ पर जितनी भी चीज़ें वे रेस्ट में है, रुकी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ तो घूम रही है ना। अगर अर्थ घूम रही है तो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं भैया वे भी तो रिवॉल्व करेंगे। इसका मतलब अर्थ पर कोई भी चीज़ या यूनिवर्स में कोई भी चीज़ रेस्ट पर है ही नहीं। मतलब रेस्ट जैसी कोई टर्म है ही नहीं। रेस्ट क्या एक रिलेटिव टर्म है, हमने एक अपने अनुसार एक रिलेट करने के लिए एक नाम दे दिया कि भैया रेस्ट है। रेस्ट मतलब रुका हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस रेस्ट और मोशन क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भैया मोशन का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, और रेस्ट का मतलब कि पोजीशन को चेंज नहीं करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमें मोशन को और रेस्ट को फाइंड करने के लिए किस चीज़ की नीड होती है, एक रेफरेंस पॉइंट की। अब बिना रेफरेंस पॉइंट के ये नहीं बता सकते कि भाई ये चीज़ रेस्ट में है, वो चीज़ मोशन में है। हो सकता है आपके लिए मोशन में हो लेकिन दूसरे के लिए वो रेस्ट में हो। मान लो आपका दोस्त है और आप हो, आप दोनों बाइक पे जा रहे हो, तो अभी आप दोनों मेरे लिए क्या हो, आप दोनों मेरे लिए एक मोशन में हो, क्योंकि आप दोनों, मैं तो रुका हूँ, आप मेरे लिए क्या हो, चल रहे हो। ठीक है, लेकिन आपका दोस्त जो है वो आपके लिए क्या, आप अपने दोस्त के साथ साथ चल रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए भाई रेस्ट में होंगे। इसका मतलब जो मोशन है और जो हमारा रेस्ट है वो क्या है, दोनों रिलेटिव टर्म है। दोनों को फाइंड करने एक रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है। तो देखिए मोशन को किस प्रकार बता सकते हैं। किसी ने कुछ डिस्टेंस कवर करी है, किसी ने कुछ अपनी स्पीड में चेंज करा है, वेलोसिटी में चेंज करा है, कोई चीज़ ऊपर गई है, कोई चीज़ नीचे आ रही है, वो क्या है, वो मोशन है। और जो डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, सब क्या है, ये हमारी क्वांटिटीज़ हैं। तो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स के अंदर, हमने उनको उनके अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहली तो हमारी भैया वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो जान लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो दोनों चीज़ बहुत ही सिंपल है, वेक्टर और स्केलर। तो हम लिख लेते हैं अपने एक तरफ वेक्टर क्वांटिटी
और दूसरी तरफ लिख लेते हैं भैया अपन हम स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो भी देख लें, वेक्टर को बोलते हैं हम सदिश राशियां और स्केलर को बोलते हैं हम अदिश राशियां। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था भाई। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए दो चीज की नीड है भैया। एक तो अपना मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू है उसकी, वैल्यू 5, 10, 20, 2, 15 कुछ भी हो सकती है। और दूसरी चीज जो है हमारी वो क्या है, वो है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या है, दिशा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, सब क्या है, ये हमारी सारी डायरेक्शन है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी, और दूसरी चीज हमारी इनके पास डायरेक्शन भी है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास ये मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल, जो वेक्टर क्वांटिटी में पढ़े होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी फोर्स। तो फोर्स क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के पास क्या है, वैल्यू भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। देखिए जब आप किसी को बताओगे कि भाई मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ये कहना इनफ नहीं होगा, हमें उसको बताना पड़ेगा कि भाई 5 न्यूटन की फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई। मान लो अगर आप 5 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर आप 5 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, वो ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा। आप 5 न्यूटन की फोर्स आप 5 न्यूटन की फोर्स अगर लेफ्ट तरफ लगा रहे हो तो वो कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट की तरफ आएगा। सो हमें फोर्स को बताने के लिए किस किस चीज़ की नीड है, मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू क्या है, और साथ में क्या है उसकी डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। स्केलर मतलब जिन्हें बताने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की नीड होती है। जैसे भाई टाइम, ठीक है, सिंपल बता दो भाई कि 9 बज रहे हैं तो 9 बज रहे हैं, बात खत्म। वर्क, वर्क क्या है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। ये हम स्पीड, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी में एक टर्म और होती है हमारी, वो होता है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी हमारा वेक्टर ही है। इसलिए तो अक्सर देखा गया है कि बच्चे दो चीज़ में बहुत ही कंफ्यूजन रहते हैं, वेट और मास। तो ये भी हम आने वाली वीडियो में जानेंगे कि भाई वेट और मास क्या है, इनमें ये किस प्रकार एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर वेट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो भैया जो हमारा वेट आता है, वेट आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। और जो हमारा मास है, मास है हमारी स्केलर क्वांटिटी। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ गुड डे।